हेलो फ्रेंड, आज मैं इस वीक के जो मेन न्यूज़ है, जो मेन टॉपिक्स है, उस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा। जिसमें सबसे पहला है ईरान के सेकंड टॉप मोस्ट लीडर जो लारिजानी थे, उनको इज़राइल ने मार दिया है। तो पहले खामनेई, दूसरे लारिजानी जो उनके टॉप मोस्ट लीडर अब लीड नहीं कर रहे हैं ईरान को। तो इसका मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह से ईरान को बहुत बड़ा एक तरह से डिसएडवांटेज हुआ है इस लड़ाई में, जो पिछले 17-18 दिन से जो ईरान लगी हुई है, अपनी पूरी कोशिश कर रही है और डट के लड़ भी रही है, नो डाउट, यूएस और इज़राइल से। पर लारिजानी के जाने के बाद का सिनेरियो थोड़ा मुझे बदला सा नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है इज़राइल बहुत अंदर तक ईरान के अपना एक तरह से स्पाई प्लांट किए हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखें, अगर भारत का और पाकिस्तान का युद्ध होता है और पाकिस्तान हमारे टॉप मोस्ट लीडर जैसे मोदी जी, सेकंड टॉप हमारे अमित शाह, अगर इन दोनों को कोई स्पाई के थ्रू वो पता लगा लेता है कि कहाँ अपना ठिकाना बनाए हुए हैं युद्ध के दौरान, तो ये किसी भी देश के लिए बहुत ख़तरनाक बात है एक युद्ध में, कि आपका एक तरह से लोकेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है इन बिटवीन द वॉर। तो मुझे जैसा लग रहा है ईरान जितना लंबा जाएगा इस युद्ध में, धीरे धीरे उसके जो लीडर्स हैं उनका असैसिनेशन होते रहेगा, और ऐसे ही लीडर हटाते हटाते अमेरिका या इज़राइल लास्ट में अपने ट्रूप्स भेज के वो पेनिट्रेट करके, हो सकता है वो अपना एक लीडर वहाँ बैठा दे। और ईरान को इसमें समझना होगा कि उनके अंदर ही कोई उनका खबर लीक कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो ईरान के ही लोग हैं, जो मोसाद के साथ, जो इज़राइल का एक मिलिट्री टीम है, उसके साथ ईरान के डेटा, ईरान का खुफिया जानकारी शेयर कर रहा है। नहीं तो इतना आसान नहीं है किसी भी टॉप लीडर को असैसिनेट करना और उनका लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पता होना। तो यहाँ मैं सोचूंगा ये ईरान को बहुत बड़ा लॉस है इस वॉर में। और यहाँ से थोड़ा मुझे लगता है कि अब ईरान पैनिक करना भी स्टार्ट करेगी, जो हमें अगले 2-3 दिनों में दिखने को मिलेगा। अब दूसरे पे आते हैं। ईरान ने थ्रेट किया है यूएस और इज़राइल को कि वो अब गल्फ़ कंट्रीज़ के एनर्जी फैसिलिटीज़ पे भी अटैक करना शुरू करेगी, जो वो अभी तक नहीं कर रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि इज़राइल ने कल ही साउथ पार्क पे अटैक किया है, जो ईरान का ऑफशोर गैस फील्ड है। तो अब ये युद्ध जो है, एक तरह से आप समझिए कि इसमें हम सब इन्वॉल्व्ड हैं। धीरे धीरे ये एक तरह से इकोनॉमिक वॉर में चला गया है। अब यहाँ ये मायने नहीं रखता कि ईरान कितने दिन इस युद्ध में डटा हुआ है, अमेरिका इज़राइल कितने दिन में ये जीतेंगे, या ईरान कैसे हराएगा। अब आप मान के चलिए, जितना दिन ये लंबा खींचेगा, जितना दिन ये लंबा चलेगा युद्ध, हमारे जैसे लोगों के लिए जो मतलब युद्ध नहीं चाहते हैं, जो युद्ध के फेवर में कभी नहीं रहेंगे, वैसे लोग, वैसे देश जैसे इंडिया जो डिपेंडेंट है ईरान पे, गल्फ़ कंट्रीज़ पे, इस युद्ध में अब वो एक तरह से आप वाइल्स पे, आपके गैस फील्ड्स पे अटैक करना शुरू कर दिए हैं, जो डायरेक्टली प्राइस बढ़ाएगा मार्केट में। एंड ऑफ द डे वो हमें ही बेयर करना है, वो कोई ट्रम्प, नेतन्याहू, मोदी जी बेयर नहीं करेंगे, वो एक देश बेयर करता है। उस देश का एंड ऑफ द डे कंधा हम ही लोग होते हैं, आम आदमी जो टैक्स पेयर हैं,
जो पेट्रोल भरा रहा है, हर चीज़ में वो ऐड ऑन होगा। आप कुछ भी खरीदेंगे उसमें वो ऐड ऑन होगा। तो ये आम आदमी पे ही लोड है, इसमें किसी को खुश होने की बात नहीं है, यहाँ सबके लिए लॉस ही है। अगर ये आप समझेंगे कि नहीं नहीं ये अच्छा हुआ, ये उनके ऑयल पे आपने अटैक किया, वो उनके ऑयल रिफाइनरी पे अटैक कर रहे हैं, वो उनके गैस फील्ड पे अटैक कर रहे हैं, तो इससे किसी का भला नहीं हो रहा। एंड ऑफ द डे सबको झेलना है ये। आपको आज समझ नहीं आएगा, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद आपको समझ में आ जाएगा, जब हमारा पेट्रोल 100 से 150 रुपये, 200 रुपये चला जाएगा। अब वॉर एक तरह से सत्ता परिवर्तन का नहीं रहा है, ये वॉर अब आइडियोलॉजी का भी नहीं रहा है, ये वॉर अब इकोनॉमिकल वॉर हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ईरान और इंडिया में भी अब बातें हुई हैं, हमारे सरकार में और ईरान की जो लीडर है उसमें बात हुई है। और आपको पता होगा कि ईरान ने इंडिया के 2 जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकाले हैं। उसके बदले में इंडिया ने मेडिकल इक्विपमेंट्स दिए हैं, मेडिकल एड्स दिए हैं ईरान को। तो इसका ईरान ने शुक्रिया अदा किया है भारत को, और ये होना भी चाहिए। जैसे हम यूक्रेन और रशिया के वॉर में भी हमने हेल्प किया था मेडिकली, तो ये हर को करना चाहिए। और ईरान ने इसका शुक्रिया अदा भी किया है भारत को, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम ईरान को ही नहीं, इज़राइल को भी, और भी अगर ज़रूरत है तो भेजें। हमें हमेशा ये मान के चलना है कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम पीस के साथ हैं। अगला है, एक न्यूज़ आई है कि नियरली 40% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स अंडर एज ऑफ 25 आर अनएम्प्लॉयड। अब ये अजीम प्रेमजी रिपोर्ट है, दी वायर ने इसे शेयर किया है। तो इससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, और मुझे लगता है कि एवरी एक्शन का ये रिएक्शन है। जो हम एक्शन कर रहे हैं पिछले 12 साल से, हिंदू मुस्लिम, तो उसका रिएक्शन यही होगा। और ये अभी 25 के अंडर है, फिर ये धीरे धीरे आज 40 है, ये 60 हो जाएगा, ये 25 से आप, ये तो 25 के अंदर इन्होंने किया, अभी अगर 40 के भी अंदर कर दें, कितने लोग जॉब लेस हो रहे हैं ये भी कर लें। तो ऑन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। और अगर आप हिंदू मुस्लिम ही को अगर मेन एजेंडा बनाओगे, एम्प्लॉयमेंट पे अगर हम वोट नहीं देंगे, इन्फ्लेशन पे अगर हम वोट नहीं देंगे, तो यही रिज़ल्ट मिलना है। और इसमें से अब ये देखना है कि अंडर 25 अगर 40% अनएम्प्लॉयड हैं, तो इसमें हिंदू कितने हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदू खतरे में हैं। और इस 40% में अगर हिंदू 20% भी हैं तो खतरे में हैं, और इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? इन 40% में अगर 20% हिंदू हैं, उनको नौकरी नहीं मिली है, अनएम्प्लॉयड हैं, तो इसमें कितना हाथ है पाकिस्तान का, कितना हाथ है मुसलमानों का, उनकी आबादी का? तो ये भी एक रिपोर्ट मुझे लगता है निकालनी चाहिए अजीम प्रेमजी को। उसके बाद इसका सही आकलन किया जा सकता है। पिछले 6 महीने से, 6 या 8 महीने से आप कह लीजिए, जो मोदी जी ट्रम्प के तरफ थोड़ा अपनी दोस्ती का हाथ नहीं, पूरा का पूरा कंधा ही बढ़ा चुके हैं, उससे हमारा जो एक तरह से बहुत पुराना और सच्चा मित्र था, दोस्त, एक तरह से जिगरी दोस्त आप जिसे कह सकते हैं, रशिया, जो हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहा है किसी भी परिस्थिति में, वो अब थोड़ा पाकिस्तान के तरफ उसकी झुकान ज़्यादा हो गई है, क्योंकि रूस ने पाकिस्तान को सस्ता तेल देने की पेशकश की है। अब इसका मायने आप जान सकते हैं, इंडिया रशिया से सस्ता तेल लेता था, फिर बीच में यूएस ने कहा कि इंडिया को रशिया से तेल लेना बंद करना है, तो हम जो इतना इंपोर्ट करते थे रशिया से, उसका लगभग आधा कर चुके थे। फिर ये युद्ध स्टार्ट हो गया ईरान और इज़राइल और
यूएस का। जब युद्ध थोड़ा लंबा चला तो आफ्टर अ वीक ट्रंप ने इंडिया को कहा कि वो रशिया से 30 दिनों तक कच्चा तेल ले सकता है। जब इंडिया फिर दोबारा रशिया के पास गया कि अब मुझे उसी प्राइस पे जो आप डिस्काउंटेड प्राइस पे पहले देते थे उस प्राइस पे आप दीजिए, तो रशिया ने साफ मना कर दिया कि अब वो इंडिया को वो लेवरेज नहीं देगा और जो मार्केट रेट है उसी रेट पे वो देगा। तो एक हमारा जो सच्चा दोस्त हुआ करता था उसे भी हमने खो दिया है। रशिया हमारे लिए हमेशा खड़ा रहा है, पाकिस्तान के इशू पे, चाइना के इशू पे, किसी भी इशू पे वो हमेशा डट के इंडिया का साथ दिया है। तो इसमें तो सबसे बड़ा लॉस भारत का है और इस पे विचार करनी चाहिए भारत के सरकार को कि उनके लिए और उनके देशवासियों के लिए क्या बेनिफिट है, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए बशर्ते किसी व्यक्ति विशेष के बेनिफिट को देखने के। इसी के साथ मैं अंत करना चाहूँगा।